जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे वाहित मलजल उपचार में सूक्ष्मजीव, और वहाँ पर एक टर्म आया था BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आज हमको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड समझना है। जनरली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है कि जल में कई प्रकार के बताए कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और उस कार्बनिक पदार्थ के पाचन के लिए जितना ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता जो होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का सीधा सा मतलब होता है कि कार्बनिक पाचन के लिए, कार्बनिक पदार्थों के पाचन के लिए ऑक्सीजन की जो आवश्यक मात्रा होगी उसी को हम लोग बोलेंगे। देखिए तो नेक्स्ट हेडिंग आएगा आज BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, शॉर्ट में BOD कहते हैं, और इसका पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? तो NCERT लिखा है कि 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के पाचन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को BOD कहते हैं। कह रहा है कि 1 लीटर जल में कितना कार्बनिक पदार्थ आवश्यक है, और उस कार्बनिक पदार्थ को पचाने में जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, उस ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, BOD कहेंगे। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसको नोट करके यहीं पर लिखेंगे, ऐसे जल जिनमें BOD की मात्रा अधिक होती है। BOD की मात्रा अधिक होती है कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का डिमांड क्या है, अधिक है। ऑक्सीजन का डिमांड कहने का मतलब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। अब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन क्यों चाहिए होगा कि वहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। तो अधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ है तो उनको पचाने के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा, और अधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब है कि किसी जल में अगर कार्बनिक पदार्थ अधिक है तो वो जल जो है वो क्या है, अधिक दूषित है। तो वही कह रहा है कि ऐसे जल जिनमें BOD की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, ऐसे जल अधिक प्रदूषित, ऐसे जल अधिक प्रदूषित होते हैं। वहीं हम लोग एक और चीज़ देखे थे कि जब हम लोग वाहित मल जल जो है उसको हम लोग भेजे थे कहाँ पर, वायवीय टैंक में। और वायवीय टैंक में जब वायु को पंप किया गया था, तो वायु को पंप करने से वायवीय टैंक में जो है वो सूक्ष्म जीवों में तीव्र गति से वृद्धि हुआ था, और वो सूक्ष्म जीव जो है वो तीव्र गति से वृद्धि करके कवकों के साथ मिलकर के क्या किए थे, एक जाल जैसी रचना का निर्माण किए थे, और उस जाल जैसी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णक या फ्लॉक कहते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, पूर्णक या फ्लॉक। पूर्णक या इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। ये क्या था, वायवीय टैंकों में, वायवीय टैंकों में वायु को पंप करने से, या वायवीय टैंकों में वायु को पंप करने के कारण सूक्ष्म जीव तीव्र गति से वृद्धि कर, सूक्ष्म जीव तीव्र गति से वृद्धि कर कवकों के साथ या कवक तंतु के साथ जुड़कर जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं, जिसे पूर्णक या फ्लॉक कहा जाता है।
जिसे उर्नक या फ्लो कहा जाता है। सिंपली कह रहा है कि वायवीय टैंकों में जब हम लोग वायु को पंप करते हैं तो उस वहाँ पर उपस्थित जो वायवीय सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और कवक तंतुओं के साथ जुड़ते हैं, जिनसे जाल जैसी रचना का निर्माण होता है और उसी जाल जैसी रचना को हम लोग क्या कहते हैं, उर्नक या फ्लॉक कहते हैं। तो इन दोनों को नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए, हम ये वाहित मल जल तो उपचार करते ही हैं हम लोग नदियों के जल को प्रदूषित करने के लिए, लेकिन भारत सरकार जो होती है या कोई भी देश की जो गवर्नमेंट होती है वो नदियों के जल को प्रदूषित होने के लिए समय समय पर क्या करते रहती है, अलग अलग योजनाएं लाते रहती है, जिनमें सभी एक हम लोग जानते हैं नमामि गंगे योजना है, लेकिन वो अभी एनसीईआरटी सब में ऐड नहीं हुआ है। एनसीईआरटी में जो योजना दिया हुआ है वो दिया हुआ गंगा एक्शन यमुना एक्शन प्लान दिया हुआ है। इससे पहले गंगा एक्शन प्लान भी कोई किताब में पढ़ते थे। तो ये गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान क्या होता है, ये भारत सरकार के द्वारा नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए चलाई गई योजनाएं होती हैं, जिनके अंतर्गत जिनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नदियों में केवल और केवल जो उपचारित जल हैं, जिनको शुद्ध किया जा चुका है, वैसे ही जल को क्या किया जा सके, विसर्जित किया जा सके। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग को डालना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो है आपका यमुना एक्शन प्लान। हेडिंग डालेंगे यमुना एक्शन प्लान। यमुना एक्शन प्लान क्या है, अभी बताएं कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण या नदियों को प्रदूषित होने के लिए समय समय पर क्या होता है, कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। उन्हीं में से एक है वो यमुना एक्शन प्लान है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि नदियों में केवल उपचारित जल को ही विसर्जित करना। तो लिख सकते हैं नदियों या पर्यावरण एवं नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए समय समय पर कई प्रकार के योजनाएं समय समय पर कई प्रकार की योजनाएं लाती है, जिनमें से एक यमुना एक्शन प्लान है। इनमें से क्या है, यमुना एक्शन प्लान है। इसी में लिख सकते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य नदियों में केवल उपचारित जल को ही विसर्जित करना है। इसके अलावा अगर आप दूषित जल को से नदियों में छोड़ते हैं तो उसके खिलाफ आपके खिलाफ क्या हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकता है। तो इसके अनुसार जो सरकार जो है टाटा क्या बोलते हैं उसको एक तय कर दिया कि आप केवल और केवल अगर आपके पास दूषित मात्रा अधिक है, जल अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, तो आप क्या करिए कि नदियों और तालाबों में केवल और केवल दूषित जल को ही क्या करिए, विसर्जित करिए। तो इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, जनरली ऐसे अपशिष्ट जिनमें क्या होता है सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, सूक्ष्मजीव उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं, अपघटन करते हैं, और ऐसे अपशिष्टों का जब पाचन होता है तो उनसे एक विशेष प्रकार का गैस मुक्त होता है। तो ऐसे गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। तो बायोगैस क्या होता है, एक प्रकार का विशेष प्रकार का गैस होता है जो सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रियाओं के दौरान मुक्त होता है, या कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रियाओं के दौरान मुक्त होने वाले गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोगैस करते हैं। तो इसको देख सकते हैं क्या होता है, लिख सकते हैं इसमें ऐसे गैस जो सूक्ष्म जीवों के उपापचयी क्रियाओं के दौरान उपापचयी क्रिया के दौरान मुक्त होते हैं, उपापचयी क्रिया के दौरान मुक्त होते हैं, उसे
बायोगैस कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे, जैसे जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होता है CH4 और एक और होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये तीन गैस जो होते हैं वो मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं, बायोगैस में पाए जाते हैं। अब ये जो बायोगैस में जो सूक्ष्म जीव भाग ले रहा है ये एक विशेष प्रकार का अवायवीय सूक्ष्म जीव होता है और ये अवायवीय सूक्ष्म जीव जो है वो मुख्य रूप से शाकाहारी जंतुओं के जो आंत होता है, रूमेन होता है, उसमें पाया जाता है। ऐसे जंतु जो घास खाते हैं, पशु जो होते हैं, रूमेन जंतु, रूमिनेंट जो होते हैं, तो उनके आंत में पाया जाता है और वहाँ पर वो जो घास खाते हैं उसमें उपस्थित जो सेलुलोज होता है उसका पाचन करता है और उससे ये क्या करता है, बायोगैस का निर्माण करता है। तो नेक्स्ट जो आपको हेडिंग डालना है वो हेडिंग डालना है ऐसे प्रक्रिया को हम लोग मीथेनोजेन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आता है कि बायोगैस के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, मीथेनोजेन का। ये क्या होते हैं, यह एक विशेष प्रकार का अवायवीय सूक्ष्म जीव है, विशेष प्रकार का अवायवीय सूक्ष्म जीव है जो शाकाहारी जंतुओं के र्यूमेन में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया क्या करता है, यह सेलुलोज के पाचन द्वारा बायोगैस का निर्माण करता है। सिंपली कह रहा है कि ये विशेष प्रकार का अवायवीय का मतलब होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करते हैं, ठीक है। और जो कहा शाकाहारी जंतु कहने का मतलब मनुष्य नहीं, ठीक है। जनरली मनुष्य भी शाकाहारी मानते हैं, तो मुनिवोर्स में आते हैं हम लोग, सर्वाहारी में। लेकिन जो गाय भैंस जो घास खाने वाले पशु होते हैं उनका जो रूमेन होता है, रूमेन क्या होता है, मुख और अमाशय के बीच में उनमें एक थैलीनुमा रचना होता है, उसको रूमेन कहते हैं। और उस रूमेन में ये क्या होता है, पाया जाता है। और वहाँ पर जो घास जो आता है, तो घास में जो सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज का ये क्या करते हैं, पाचन करते हैं। और पाचन करके कौन से गैस का निर्माण करते हैं, बायोगैस का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें मीथेनोजेन का, तो मीथेनोजेन का जो एग्जाम्पल होता है वो है मीथेनोबैक्टीरिया। ये मिथेनोबैक्टीरिया एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहता है, सीधे सीधे दिया रहता है मिथेनोजेन। ये मिथेनोजेन का ही टाइप है कौन, मिथेनोबैक्टीरिया। तो इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और दो पॉइंट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम लोग देखें कि बायोगैस का उपयोग कहाँ पर होता है, जहाँ पर गोबर ये सब जो जल होगा, जहाँ पर उसकी मात्रा अधिक होगी। जैसे गाँवों की बात करें तो गाँव में बहुत सारे पशु होते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार के अपशिष्टों की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी। तो बायोगैस का जो अधिकतर उपयोग होता है वो गाँव में किया जाता है। और गाँव में दो तरह के, एक तो बायोगैस के रूप में करते, ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, और दूसरा प्रकाश स्रोत के रूप में करते हैं। इसमें लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट करके, बायोगैस का उपयोग अधिकतर गांवों में ऊर्जा स्रोत एवं प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। अब अगर हम लोग भारत में देखें कि भारत में बायोगैस का जो निर्माण होता है वो कौन कौन सी संस्थाएं करती है, तो भारत में दो संस्थाएं हैं जो बायोगैस के बारे में, उसका निर्माण के बारे में देख रेख करती है उसका। और वो एक भारतीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र और दूसरा है भारतीय ग्रामीण उद्योग। दोनों के सम्मिलित प्रयास से ही क्या किया जाता है, बायोगैस प्लांट का निर्माण किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, भारत में बायोगैस का विकास भारतीय कृषि
अनुसंधान क्षेत्र, जिसको शॉर्ट में हम लोग IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं ग्रामीण विकास उद्योग, ग्रामीण विकास उद्योग सम्मिलित रूप से, यहाँ पर छूट गया, भारत में बायोगैस का विकास, भारतीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास उद्योग सम्मिलित रूप से करता है। अब देखिए कि बायोगैस प्लांट कैसा होता है। तो बायोगैस प्लांट जो होता है उसमें एक बड़ा सा क्या होता है, कुआं होता है, ठीक है, बड़ा सा कुआं जैसा होता है इस प्रकार से। और इस कुआं में क्या होता है, एक इधर से एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से ऐसे करके, समझिएगा बायोगैस संयंत्र हम बना रहे हैं। ये बायोगैस संयंत्र जो होता है ये इस प्रकार से, इसमें एक बड़ा सा गड्ढा जैसा होता है और इसमें से क्या निकलता है, ये पाइप निकलता है। और एक जो होता है वो इधर होता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर ही कनेक्ट करना है। यहाँ पर इस प्रकार से बायोगैस संयंत्र ये जो होता है, इसको हम लोग पहला टैप जो है इसको स्लरी कहते हैं। स्लरी कहते हैं, स्लरी वह स्थान होता है जहाँ से गोबर या कई प्रकार के जो पशु अपशिष्ट होते हैं वो और जल जो होता है इसमें डाला जाता है। गोबर और जल को यहाँ से हम लोग डालते हैं। ये जो गोबर और जल जो होता है वो इस पाइप के माध्यम से होते हुए यहाँ पर आएगा इस बड़े से टैंक में। बड़ा सा जो टैंक होता है इसको डाइजेस्टर कहते हैं हम लोग, डाइजेस्टर। और ये जो डाइजेस्टर होता है, इस डाइजेस्टर में कई प्रकार के क्या होते हैं, अवायवीय सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं अवायवीय सूक्ष्म जीव। और ये जो अवायवीय सूक्ष्म जीव है, यहाँ से आने वाले गोबर और जल जो होता है उसका क्या करते हैं, पाचन करेंगे। पाचन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गैस मुक्त होगा। और वो जो गैस मुक्त होगा वो कौन सा गैस होगा, बायोगैस होगा। तो वो गैस बाहर निकल जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक इस प्रकार का धातु का बना हुआ, इसी में धातु का बना हुआ क्या होता है, एक उल्टा टब लगाया जाता है। और ये जो उल्टा टब होता है ये क्या करता है, यहाँ से मुक्त होने वाला जो गैस होता है उस गैस को होल्ड करके रखता है। तो इसीलिए इसका नाम ही क्या है, गैस होल्डर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, नोजल लगे होते हैं, यहाँ पर कंट्रोलर लगा होता है जिसके माध्यम से गैस को क्या किया जाता है, कंट्रोल। ये जो भाग है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैस होल्डर कर रहे हैं। ये गैस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा गैस मुक्त हो रहा है, मुख्य रूप से बायोगैस। और वो कौन होते हैं, CH4 होता है, CO2 होता है और H2S गैस मुक्त होते हैं। अब ये गैस इधर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर उसको क्या किया गया है, होल्ड किया गया है और यहीं से क्या किया जाता है, घरों में से सप्लाई किया जाता है। अब जब यहाँ से आने वाले अपशिष्टों का पाचन हो जाता है तो ये जो अपशिष्ट हैं वो धीरे धीरे जल के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में क्या होता है, इस जल के माध्यम से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर जमा होते हैं। और ये जो स्थान जहाँ पर ये जमा हो रहे हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, स्लज करते हैं, सॉरी इसको स्लज करते हैं और उसको क्या करते हैं, स्लरी करते हैं, स्लरी करते हैं। तो ये जो प्लांट है ये क्या है, बायोगैस संयंत्र। यहाँ पर लिख सकते हैं, किसका डायग्राम है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बायोगैस संयंत्र का डायग्राम है। इसको देख सकते हैं। बायोगैस संयंत्र में 3 टैब है, एक है स्लज, दूसरा है स्लरी। स्लज में हम लोग क्या करते हैं, जो घर में जो अपशिष्ट बनता है जानवरों का अपशिष्ट, उस अपशिष्ट को डालते हैं और यहाँ से अपशिष्ट जो होता है वो कहाँ जाता है, डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर में कौन होते हैं, अवायवीय सूक्ष्मजीव। जो अवायवीय सूक्ष्मजीव अपशिष्टों का पाचन करेंगे और उसके पाचन से क्या होता है, बायोगैस मुक्त होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S। तो इसको होल्ड करके रखा जाता है किसके द्वारा, गैस होल्डर के द्वारा। और यहाँ से नोजल से उसको कंट्रोल किया जाता है और घरों में सप्लाई किया जाता है, जहाँ पर उसका उपयोग ऊर्जा स्रोत एवं प्रकाश स्रोत के रूप में करते हैं। और जो अपशिष्ट का पाचन हो जाता है वो पाचन होने वाले अपशिष्ट जो होते हैं वो नेक्स्ट वाले टैब में आकर के रुकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लरी। और यहीं से इसका उपयोग कंपोस्ट खाद के रूप में क्या किया जाता है, किया जाता है। तो इसको भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और टॉपिक है उसको आगे खत्म करेंगे।
कंफ्यूजन हो गया है, एक मिनट देखिएगा इसको, सॉरी। यहाँ पर ये जो होता है इसको स्लरी ही कहते हैं, ये स्लरी ही है। और इधर वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लज बोलेंगे। ध्यान रखना थोड़ा सा, स्लज बोलेंगे इसको, ठीक है। स्लरी और स्लज दोनों में अंतर होता है। स्लरी में हम लोग गोबर और जल को डालते हैं। अब इसको क्या करिए आप नोट कर लीजिए, उसको जरूर सुधारिए लीजिएगा। जहाँ पर गोबर और जल ऐड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लरी कह रहे हैं। और जहाँ से उनका उत्सर्जन बाहर निष्कासन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, स्लज बोल रहे हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं उसको नहीं सुधारते हैं, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वह है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जनरली जैव नियंत्रण कारक का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, फसलों को कई प्रकार के कीट एवं पीड़क से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशी और पीड़कनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो दवाएं जो है वो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुँचती हैं और हमारे शरीर के ऊपर व्यापक प्रभाव डालते हैं। तो उसको उस व्यापक प्रभाव को कम करने के लिए या कृषि का जो रासायनिक दवाओं के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए एक उपाय खोजा गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो कीट और पीड़क होते हैं उनके प्राकृतिक जो क्या कह सकते हैं रोगजनक होते हैं या जो परभक्षी होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक जीव जो होता है दूसरे जीव को खाता है, तो मान लीजिए जो कुछ कीड़ा जिनसे हमारे फसल को नुकसान पहुंच रहा है तो उनको खाने वाले उनके जो जो क्या बोलते हैं जो उनके परभक्षी हैं उस परभक्षी को उसके आसपास के एरिया में ला करके छोड़ दिया जाता है और वो परभक्षी घूम घूम करके उन सभी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, परभक्षी जब उनको नष्ट कर देंगे कीट को और पीड़क को, तो यहाँ पर कृषि जो है वो रासायनिक उर्वरक के ऊपर क्या होगा, उसका रासायनिक कीटनाशी और पीड़कनाशी जो होंगे उनके ऊपर उनका जो निर्भरता होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखना है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होता है। देखिए, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, इसमें बोला है कि रासायनिक कीट एवं पीड़क नाशकों के स्थान पर परभक्षी जीवों द्वारा कीट पीड़कों का नियंत्रण जैव नियंत्रण कहलाता है। कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी प्रकार के कीट पीड़क को नियंत्रित करने के लिए उनके जो प्राकृतिक दुश्मन होते हैं उनको ले जाकर के उस क्षेत्र में छोड़ देते हैं और उनको खा करके क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जिससे फसल हमारे जो है वो कीट पीड़कों से सुरक्षित हो जाते हैं और हमको रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। अब कुछ जीवों का नाम दिया हुआ है, इसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ भृंग, ये जो भृंग होता है वो एफिड को क्या करता है, खा करके नष्ट करता है। दूसरा दिया हुआ है ड्रैगन फ्लाई, और ये जो ड्रैगन फ्लाई होता है, ड्रैगन फ्लाई मच्छर के लार्वा को मच्छर को खाकर नष्ट करता है। नेक्स्ट है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस, ये जो बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस है वो तितली और तितली का जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं कैटरपिलर, उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है टाइकोडर्मा, एक प्रकार का कवक है और ये टाइकोडर्मा कवक है, इसका भी उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, जैव नियंत्रण कारक के रूप में करते हैं। ये किसको खा करके नष्ट करता है, इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, सिर्फ लिख दिया हुआ है जैव नियंत्रण कारक के रूप में। नेक्स्ट दिया हुआ है बैक्यूलो वायरस, ये जो बैक्यूलो वायरस होता है इनका उपयोग हम लोग कीट एवं अर्थोपोडा के नियंत्रण के लिए करते हैं और इसी बैक्यूलो वायरस का एक जीनस होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस। और ये जो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस है इसका उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ जीवों का नाम दिया हुआ है, इसको ऐसे ही लिख लेना है, उसको ऐसे याद करना है। भृंग दिया हुआ है एफिड के लिए, ड्रैगन फ्लाई मच्छर को कंट्रोल करता है, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस तितली कैटरपिलर के लार्वा को कंट्रोल करता है, टाइकोडर्मा कवक जो होता है इसका उपयोग हम लोग जैव नियंत्रण कारक के रूप में करते हैं। इसमें बैक्यूलो वायरस दिया हुआ है, बैक्यूलो वायरस जो होता है वो कीट एवं अर्थोपोड जो होते हैं, अर्थोपोड का मतलब जिनका ज्वाइंट पर होता है, जैसे मच्छर हो गया उसके अंदर आ गया, या कई प्रकार के जो कीट होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, अर्थोपोड होते हैं, तो उनको नियंत्रित करता है। और बैक्यूलो वायरस का ही एक जीनस होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस, और ये जो न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस है वो कीट, उसका उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, कीटनाशक के रूप में करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और है,
इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और वह है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव। हम लोग फसल के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कई प्रकार के सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करते हैं और ऐसे सूक्ष्मजीव जिनका उपयोग फसल के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऐसे सूक्ष्मजीव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे सूक्ष्मजीव जिनका उपयोग फसल के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव उर्वरक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, इनमें से अधिकांश एग्जाम्पल जो हम लोग 11th क्लास के मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर जो पढ़े थे उसमें हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है राइजोबियम। राइजोबियम जो होता है वो सहजीवी जीवाणु होता है जो दलहनी पौधा के जड़ पिंड में पाया जाता है और ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हम आपको बताए थे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा जो मिट्टी होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है जिससे फसल का उत्पादन क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ रहा है एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। ये एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम जो है ये स्वतंत्र जीवी जीवाणु होते हैं और ये भी क्या करते हैं, मृदा के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है वो दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। इसमें पहला जीव है उच्च वर्गीय पादप और ये उच्च वर्गीय पादप के साथ जो कवक होता है वो सहजीवी संबंध बनाता है, तो उसी को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। और ये माइकोराइजा जो होता है वो मृदा से या फॉस्फोरस के अवशोषण में क्या करता है, सहायता करता है। ये मिट्टी से फॉस्फोरस जो होता है उसको अवशोषण में सहायता करेगा। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में कई सूक्ष्म जीव आते हैं, नोस्टोक आता है, एनाबीना और ओस्लिटेरिया। ये इनका उपयोग हम लोग धान के खेत में करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसमें नोस्टोक है, एनाबीना है, ओस्लिटेरिया है। इनका उपयोग हम लोग धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में करते हैं और इनके उपयोग से क्या होता है, धान के फसल में लगभग 50% तक क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। और इसी प्रकार से एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग नील हरित शैवाल कहते हैं और इसका भी उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये है आपका ये चैप्टर 10 यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। एक बार और इसको एग्जाम्पल को पढ़ देते हैं। राइजोबियम जो है वो सहजीवी जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। एजेटोबैक्टर एजियोस्पाइरलम जो है वो स्वतंत्र जीवी जीव हैं जो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। माइकोराइजा जो है उच्च वर्गीय पादप और कवक का एक सहजीवी संबंध है और यह फास्फोरस का अवशोषण में सहायता करता है। साइनोबैक्टीरिया जो है नोस्टोक, एनाबीना, ओस्लिटेरिया, इनका उपयोग हम लोग धान के खेत में करते हैं जिससे धान के उत्पादन क्षमता जो है वो 50% तक उसमें वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल है जिसका उपयोग भी हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं। तो ये पूछता है कि जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीवों की भूमिका लिखे। तो ये आपका चैप्टर 10 जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो आप इसको अच्छा से पढ़िएगा और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो आपके 12 चैप्टर का 12 क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे कठिन टॉपिक चैप्टर पढ़ना है और वो है जेनेटिक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको सभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं, तो उस अभी तक आप लोग क्या करते थे कि एक वीडियो को देखते थे दूसरा को थोड़ा सा देख के उसको छोड़ देते थे। तो वो जो चैप्टर शुरू करेंगे उसको आपको पूरा देखना होगा और अगर आप देखना छोड़ दीजिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं, लेकिन अगर वीडियो छोड़ कर देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश करिएगा कि उसको पूरी तरह से क्या करें, कंटिन्यू करें और देखते जाएं। बाकी विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा।